हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का बहुत दिन हो गया है लेक्चर दे, आप लोगों का बहुत पहले लेक्चर दिए थे और वो हम लोग का पूरा कंप्लीट लेक्चर हो चुका था। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा बड़ा आ गया मामला। ठीक ना, चलिए अब ठीक हो गया, सेट हो गया है मामला। अब पढ़ते हैं। देखिए हम लोग का क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्थिर करके रखे थे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को बहा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े इलेक्ट्रिक करंट एट रेस्ट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले। अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे कि कोई वायर है, तार है। पहले क्या था, इस तार में इलेक्ट्रिक करंट एक जगह स्टोर था, लेकिन अभी क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे। अभी इन्हें से घुसाएंगे और इन्हें निकालेंगे। ठीक ना, तो यही है हम लोगों का मेनली बेसिक चीज़, यही है इलेक्ट्रिक मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। करंट मतलब क्या होता है, धारा। जो वाटर का फ्लो होता है ना, वाटर का करंट ऑफ वाटर का भी धारा बनता है। यानी वाटर जिस तरह से बहता है ना, उसी तरह से करंट बहता है। वाटर किस तरह से आगे बहता है, आप लोग गौर कीजिए तो। पानी में जाइए, घुसिए पानी में। अब पानी किस तरह से बहता है, देखिएगा। पानी का बहने का तरीका हमेशा नीचे की ओर बहता है। नीचे की ओर बहता है कहने का मतलब कि हमेशा ग्रेविटी के अलोंग्स बहता है वाटर, और फाइनली जाके सबसे नीचे कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र सबसे नीचा है, जिसको हम लोग ना सी लेवल बोलते हैं। सी लेवल ये आप लोग को एक सिविल इंजीनियरिंग में आगे मिलेगा, सर्वे इंजीनियरिंग मिलेगा। वहाँ पे ये सब देखा जाएगा। मीन सी लेवल एक होता है जो सबसे नीचे होता है। सब जगह का हाइट यहीं से मेजरमेंट किया जाता है। टोटली आपका घर कितना ऊंचा है वो कहाँ से मेजरमेंट होता है, मीन सी लेवल से। ठीक है ना, चलिए ये अभी नहीं घुसेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि वाटर किधर से किधर की ओर फ्लो होता है। वाटर हमेशा देखिएगा ग्रेविटी के अलोंग फ्लो होता है, यानी हमेशा हाई से लो डिस्टेंस की ओर हमेशा आगे भागता है। सेम इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कने से कने भागता है, यानी हाई से लो की ओर। यानी हाई से लो की ओर कहने का मतलब कि यहाँ पे एक नया टर्म हम यूज करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एक टर्म होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। पोटेंशियल यानी जब अगर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखिए यानी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करवा ही रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे, तो किस तरह से फ्लो करवाएंगे, जिस तरह से वाटर का धारा आगे बढ़ता है। पीछे वाला क्या करता है, एने वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, एने वेलोसिटी कम होता है। और एने क्या होता है कि अलॉन्ग ग्रेविटी काम करता है, ग्रेविटी फोर्स लगाता है जिसके चलते, और इधर से वाटर का वेलोसिटी होता है, ज़्यादा हाइट होता है, तो वाटर वाला इन्हें धक्का देता है, तो इन्हें फिर पानी बहने लगता है, फ्लो होने लगता है। सेम यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रिक करंट बनिए। ये वायर है, वायर है, ध्यान रखिएगा। इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, इस चार्जर से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इस चार्जर से जोड़ेंगे। अभी देखिए अभी क्या है, अभी सब जगह सेम चार्ज है। अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसे करके घुसाएंगे और बोर्ड में घुसाएंगे। तो देखिए बोर्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तब के बात बोल रहे हैं। अगर बोर्ड में इलेक्ट्रिक करंट रहबे नहीं करेगा तो क्या फायदा, एक्सपेरिमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए जैसे ही इसमें बोर्ड में डालेंगे, तो ध्यान रखिए बोर्ड में जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक उसमें चार्ज यानी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। उसमें वोल्टेज ज़्यादा है और इसमें कुछ है ही नहीं है। तो अभी कुछ नहीं है, इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं है। देखिए कहाँ छू रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो जैसे उसको चार्जर को घुसाएंगे ना, तो उधर से हाई वोल्टेज था, यानी हाई वोल्टेज था, और इधर लो वोल्टेज है। ठीक ना, तो हाई वोल्टेज से हमेशा लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो करता है। यानी क्या करता है, जैसे ही इस दोनों तार से वोल्टेज, इस दोनों तार जैसे उससे कनेक्ट होगा, वहाँ पे हाई वोल्टेज है और इस तार की ओर लो वोल्टेज है, तो वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इन्हें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे हाइट हम लोग ऐसे और ऐसे हाइट नहीं ना, ऊंच नीच तो हाइट नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी देखते होंगे पोल, बाहर में पोल गाड़ा हुआ रहता है। अब पोल ऐसा थोड़ी ना कि अब जाने से ले जा रहे इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें क्या करेंगे, उन्हें ढेर ऊंचा करके पोलवा गाड़ेंगे, और जाने ले जा रहे हैं नीचे, उन्हें नीच करके गाड़ेंगे। वैसे तो नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। यानी इधर से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट घुसाएंगे तो इन्हें हाई वोल्टेज देंगे और हाई वोल्टेज हमेशा लो वोल्टेज की ओर आगे भागेगा, यही है। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैक्सिमम चीज़ इसमें क्लास 10th वाला ही हम आप लोग को बताएंगे, और वही सब सारा चीज़ है। कुछ कुछ थोड़ा सा हम मतलब जो भी क्लास 10th में पढ़े थे उससे बेहतरीन तरीका से कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अब वही है इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। करेंट मतलब धारा, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत का फ्लो होना, विद्युत फ्लो हो रहा है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं, अब यहाँ तक समझे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मेन रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आवेश से, चार्ज से, यानी चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चार्ज कैसे आता है, अब यहाँ पे अब आएगा कि चार्ज कैसे आता है। चार्ज आता है फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते। बॉडी में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहाँ से चार्ज जनरेट होता है। अब फिर देखिए, अब इसके अंदर भी अब सॉरी रुक जाइएगा, चार्ज कहाँ से आता है वो ठीक है, लेकिन चार्ज को आगे कौन ले जाता है, चार्ज को आगे ले जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज जनरेट कैसे होता है, चार्ज जनरेट होता है फिर और आगे भागना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, फिर वहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है। जैसे कि जनरेटर में चार्ज कैसे जनरेट होता है, जनरेटर में सामने डायनेमो लगा हुआ रहता है, उसके चारों तरफ कॉइल लगा हुआ रहता है, वहाँ पे पूरा घुमाया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज निकलता है। चार्ज फिर क्या करता है, कोई भी वायर से आगे फ्लो होता है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में ही चार्ज आगे भागता है। हम लोग बोलते हैं कि करेंट आ रहा है, करेंट आ रहा है, करेंट नहीं है, रियली में क्या है, चार्ज है, आवेश है, आवेश। और वो आवेश आगे भागता है। आवेश आगे भागने का यानी आगे ले जाने का मेन रीजन क्या है, आवेश चार्ज आगे कैसे जाता है, यानी जहाँ चार्ज हम बोलेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी आप लोग को समझना है। चार्ज को आगे ले जाने के लिए मेन भूमिका कौन निभाती है, मेन भूमिका कौन निभाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो जिस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी में इलेक्ट्रिक करंट आगे आसानी से या चार्ज आगे से आसानी से फ्लो करेगा, नहीं तो फिर रेसिस्टेंस मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो जहाँ ही है वही स्थिर रहेगा, वही क्या हो जाएगा, हीट, यानी वही जगह पे गर्म होने लगेगा। ठीक है, आई होप, क्योंकि आगे जाने के लिए आप रास्ता दे ही नहीं रहे हैं तो आगे वो जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट, फिर रुकल रह जाएगा तो फिर वो वहाँ पे कुछ और नेचर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दा ये है हम लोग का कि सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए फिर से आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ जहाँ पे हम बोलेंगे समझना है आप लोगों को भी कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट ही बोला जा रहा है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है जिस वायर से या जिस ऑब्जेक्ट से या जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जैसे देखिए क्या है डिफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये वाला बहुत जरूरी है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज मीन्स होता है आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम्ब होता है, जो हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि वही ना था कि दो चार्जों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यही तो था वहाँ पे भी, तो वही से रिलेटेड है यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट एक जगह था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ्लो करवा रहे हैं। अब देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी विद्युत धारा बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या, इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या आप लोग जानते हैं, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, और कहीं कहीं आप लोग ये भी पढ़े होंगे क्यू बराबर आई टी, यही है। इलेक्ट्रिक करंट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम।
चार्ज अपॉन टाइम कहने का मतलब कि जैसे देखिए एक पॉइंट ये ले लेते हैं, यानी ये वायर है, इस वायर में इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, जितना चार्ज फ्लो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वही उसका कहलाता है एक इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में ही मेजरमेंट करते हैं, यहाँ लिखते हैं आगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर चार्ज क्यू अपॉन टी, यहाँ तक लिख दिए, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी इस पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। 1 सेकेंड में मान लेते हैं 10 कूलम क्या हो गया, क्योंकि चार्ज का ऐसा मात्रा कूलम होता है। 1 सेकेंड में 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया इस पॉइंट से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही इसका क्या है, यही इसका इलेक्ट्रिक करंट है। बस यही तो है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यहाँ पे समझ में आया, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी देखिए इस पॉइंट से मान लेते हैं, सपोज करते हैं तार था मेरे पास, ये एक वायर है, इस वायर में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिए हैं जहाँ मुँह रखे हैं, ठीक। एन से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा है इस तरह से, मान लेते हैं इस तरह से पास कराएं, इस पॉइंट से क्या है कि 10 कूलम क्या हुआ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के बारे में बात करें, 1 सेकेंड यहाँ से 1 सेकेंड में 10 कूलम इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो हुआ। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट जितना 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आगे फ्लो हुआ, तो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज आगे फ्लो हुआ है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस क्या होता है, लिखते हैं आगे, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक ना, एम्पियर याद रखिएगा, जिसको हम लोग ए से डेनोट करते हैं, यानी 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी होगा वो होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूनिट फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी यहाँ से कहने का मतलब कि अगर कोई भी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में, देखिए अगर कोई भी एक पॉइंट से यदि एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो वो जो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो वही हम लोगों का क्या कहलाता है कि 1 एम्पियर। वही तो हम लोगों का 1 एम्पियर कहला रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वही ना दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज करते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलम यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। बस, अरे जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट है, बस 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पे टर्म लिख दे रहे हैं, उस टर्म को याद रखिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ छोटा छोटा टर्म भी हम लोगों को देखने को मिलता है। वो कैसा देखने को मिलेगा, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर, ये क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। फिर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर, इसको भी याद रखिएगा। 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻⁹ एम्पियर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये सब छोटी छोटी यूनिटें हैं, ये सब छोटी छोटी यूनिटें बीच बीच में घुसते हुए देखने को मिलेगा, तो घुसते हुए देखने को मिलेगा, तो वहाँ से ये सब याद रखना जरूरी है। याद रखिएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। कूलम क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। यानी कोई भी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है,
ठीक ना। ये हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक चीज़ था, फिर उसका यूनिट था, सारा चीज़ था। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जनरली हम लोगों के घर में दो फॉर्मेट में आता है। इलेक्ट्रिक करंट दो ही फॉर्मेट में आता है ना, उस फॉर्मेट का नाम बता रहे हैं। या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को दो टाइप नहीं बोल सकते, दो तरीका से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट घर में देखने को मिलेगा। आप लोग देखते होंगे एक होता है एसी करंट, यानी अल्टरनेट करंट होता है। अल्टरनेट करंट होता है एक, जिसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं कि अरे एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। और एक क्या होता है, एक होता है डीसी करंट। डीसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट डीसी वोल्टेज है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कोई भी वायर से चार्ज फ्लो हो रहा है तो समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और चार्ज को आगे ले जाने में कौन भूमिका निभा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और चार्ज आगे किसके चलते बढ़ रहा है, या इलेक्ट्रिक करंट आगे किसके चलते बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के चलते। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ही फ्लो होती है चार चीज़, ठीक ना। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्ट करिए, समझिए तो अच्छा रह जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को शांत करके समझिएगा कि कैसे कैसे काम हो रही है, क्योंकि हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, चार्ज को ही तो आगे ले जा रहा है। और जहाँ चार्ज आगे बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट किसके चलते बढ़ रहा है, क्योंकि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट को मतलब इलेक्ट्रिक करंट आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आगे कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिक करंट को आगे ले जाने में कौन भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन भी आगे नहीं ले जाएगा। तो सबसे पहला भूमिका निभाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी हाई वोल्टेज क्रिएट होता है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट आगे जाने लगता है, और फिर आगे ले जाने में कौन सहायता करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर आराम से हम लोग को घर तक पहुँच जाती है, समझे। तार के थ्रू या नहीं तो चार्जर आप लगाइए ना, चार्जर लगाइएगा तुरंत मोबाइल चार्ज होने लगता है। तो ऑब्वियसली चार्ज होगा। मेरा बैटरी में वैसे भी क्या है, कम वोल्टेज का, वहाँ पे ऑब्वियसली का पोटेंशियल डिफरेंस कम है मेरे मोबाइल का बैटरी में। और जब हम लोग घुसाते हैं प्लग तो वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहीं से तो हम लोगों के मोबाइल में जाएगा एकदम। तो नेचर है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल का बैटरी से लोग लाइट जलाते हैं, तो लाइट जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि मोबाइल का बैटरी अब वहाँ पे क्या हो गया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अब क्रिएट करेगा। और अब वहाँ पे जाएगा, फिर ये में जाएगा, लाइट में घुसेगा तो लाइट छोटा सा बल्ब है, वहाँ पे लो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ होगा, तो हमेशा हाई से लो की ओर भागेगा, फिर देखिए ओम्स लॉ हम लोग देखते हैं, ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसके बाद ओम्स लॉ से इसके बाद हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, देखिए साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोले थे कि जो किसी भी तार में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यानी पीछे से जितना ही ज़्यादा घूरेंगे ना, यानी पीछे से जितना ही ज़्यादा घूरेंगे उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ेगा। यही है, जैसे कि नहीं देखते हैं कि आप लोग को जितने ही पेरेंट्स डांटेंगे ना उतना ही आप लोग पढ़िएगा। ये होता है, नहीं होता है ऐसे। कभी कभी बच्चे लोग भी क्या हो जाते हैं, थेथर बोलते रहिए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी होता है ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही था कि जितना ही पीछे से इलेक्ट्रिक यानी जितने ही वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना, जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। यानी एक स्टेटमेंट हम लिखे, इस स्टेटमेंट में देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चाहेंगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। यही वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट, देखिए द करेंट यानी करेंट मीन्स आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी जितना ही ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट आगे भागेगा। यानी इधर से जितना ही ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट आगे भागेगा। यही स्टेटमेंट था इनका, एक्सपेरिमेंट करके पूरा बताया था। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखे थे। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक याद रखिएगा, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एगो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, यानी V बराबर IR, वेयर ये सब तो आप लोग जानते हैं, वेयर R बराबर क्या है रेजिस्टेंस, वेयर R बराबर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहे तो हम लोग रेजिस्टेंस बराबर क्या निकाल सकते हैं, V अपॉन I। याद कर लीजिए रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन I, SI यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे, SI यूनिट। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, R क्या है, वेयर R बराबर रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट, ठीक ना। देखिए SI UNIT, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ये ओम्स लॉ अपना ही नाम पे रख दिए थे, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन्हीं के नाम पे है, जॉर्ज साइमन ओम, यानी OHM। ओम का सिंबल इस तरह से होता है, ओम नमः शिवाय, यानी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम। याद रखिएगा, अगर यहाँ से अगर लिखना तो हम लोग लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्टेज बटा 1 इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अब हमको एक रेसिस्टेंस को ना हम डिफिनीशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का डिफिनीशन पूछ सकता है यहाँ से कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का डिफिनीशन हम लोग लिख दे रहे हैं। रेसिस्टेंस का डिफिनीशन अगर लिखना हो तो रेसिस्टेंस का डिफिनीशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस का डिफिनीशन लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर by the property of the property of the conductor, the property of the conductor by virtue of which देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए डिफिनीशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि जो रुकावट डाले, इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने नहीं दे, उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जनरली वही ज़्यादा जनरेट करता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लिख लीजिए रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो क्या करता है, जो इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को अपोज करता है, वही उसका मतलब ये एक ऐसा गुण, ये एक कंडक्टर का ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो कंडक्टर है वो रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज लिख देते हैं, इट्स SI यूनिट इज ओम, यानी सिंबल ऐसे होता है, लिख लीजिए इतना सारा चीज। अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज, लिख सकते हैं करंट इज नॉन एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, शायद दिख रहा होगा नहीं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इतना है, इतना सारा चीज़ आप लोग पहले लिख लीजिए, अब नीचे नहीं जाएंगे, ठीक ना, नीचे वाला लिख लीजिएगा, इज नॉन एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक भी आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया रेसिस्टेंस। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और हम आप लोग को पॉइंट बना के इधर लिख दे रहे हैं, वेन एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, when temperature is increased then resistance of conductor always increase, इसको याद कर लीजिए, यानी
जब जब जितना ही ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी जितना ही गर्म करेंगे ना, उतना ही वो और इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट को और आगे नहीं जाने देगा। वही लिखा हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज इंक्रीज्ड। ठीक ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इतना सारा चीज़ हो गया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे है रेसिस्टेंस, है ना रेसिस्टेंस। अब देखिए रेसिस्टेंस का तो हो गया, रेसिस्टेंस का सारा चीज़ हो गया, सारा गुण हो गया हम लोगों का, हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो प्रतिरोध है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स है, जिस जिस फैक्टर्स पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि एक टर्म रेसिस्टेंस आया तो चेक करना जरूरी है ना। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर किस चीज़ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसे लिखना चाहिए मेरे को ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट पहुंचाता है। देखिए फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला कि कंडक्टर का नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबका नेचर जब तक नहीं पता रहेगा, उसका जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नेचर पता नहीं रहेगा, तो फिर आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। तो सबसे पहला हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वो जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का नेचर कैसा। नेचर मतलब कि वो कंडक्टर लोहा है, आयरन है, या फिर चांदी है, या फिर कॉपर है, या एल्युमिनियम है, या जिंक है, क्या है, वो सबसे पहला ध्यान रखना है। ठीक, नेचर ऑफ कंडक्टर। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर, उस कंडक्टर का लंबाई कितना है, इस पे डिपेंड करता है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर, उस कंडक्टर का मोटाई कितना है, यानी उस कंडक्टर का एरिया कितना है, यानी एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये कंडक्टर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस कंडक्टर को ही तो हम लोग रेसिस्टेंस के फॉर्मेट में बोल रहे हैं, क्योंकि जो कंडक्टर है वही तो रेसिस्टेंस जनरेट करेगा। तो ये तीन गो फैक्टर पे क्या करता है, कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है। पहला देखिए नेचर ऑफ कंडक्टर, ये तो आपको नेचर के बारे में पता करना होगा, उसका कुछ मैथमेटिकल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग मैथमेटिकली एज्यूम कर सकते हैं। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर में लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट एक बनाते हैं, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज RESISTENS, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल resistance is directly proportional to the length of conductor। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर का। पहला, ठीक है। अब बात सही है, आप तार का लंबाई जितना बढ़ाते जाइएगा, जितना ही लंबा दूर जाइएगा, उतना ही ना तार पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तार पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली है कि जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जाते ले जाना है। अब सोचिए, जहाँ से, अब आप खुद से सोचिए कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट बनता होगा, बिजली बनता होगा, वहाँ से का जितना इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है, मान लेते 3 लाख वाट वहाँ से भेजा जा रहा है, तो क्या 3 लाख वाट हमारे घरों तक पहुँचती है? नहीं पहुँचती। आधा से ज़्यादा तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। आधा से ज़्यादा नहीं, तब भी 10% तो उधर ही बिजली खत्म हो जाती है। सब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाएगा, इधर उधर ही खत्म हो जाएगा। फिर धीरे 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 सब डिस्ट्रीब्यूट होते होते हम लोगों के घर तक 240 वोल्ट पहुंचता है, समझे। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए मैथमेटिकल क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस इज, यहाँ ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि तार का लंबाई जितना ही बढ़ाएंगे,
रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, तार का लंबाई जितना ही कम करेंगे रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। और फिर रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देखिए रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक और फैक्टर्स था रेसिस्टेंस, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि एरिया जितना ही ज़्यादा रहेगा तार का उतना ही कम रेसिस्टेंस जनरेट होगा। यानी जितना ही ज़्यादा एरिया रहेगा, मतलब जितना ही ज़्यादा बड़ा चौड़ा रोड रहेगा ना, उतना ही कम भीड़ लगने का चांसेस है। और जितना ही नैरो छोटा रोड रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा भीड़ लगने का चांसेस है। उसी तरह यहाँ पे जितना ही एरिया कम रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस जनरेट होगा। जितना ही ज़्यादा एरिया होगा ना, उतना ही कम रेसिस्टेंस जनरेट होगा। बस यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड हो गया। अब देखिए ये है फर्स्ट है और ये सेकेंड है। देखिए फर्स्ट और सेकेंड जब हम लोग यूनिट को आपस में मिलाते हैं तो एक नया चीज़ का हम लोगों को निर्माण होता है। एक नया चीज़ क्या निर्माण होगा वो देखिए, जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक ना। इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाएंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, एरिया। देखिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी जब हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो एल अपॉन ए, जिसको हम लोग रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, SISTIVITY, रेसिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको प्रतिरोधकता, ठीक ना। ये रो रेसिस्टिविटी क्या आता है, ये रो रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। किस किस चीज़ पे डिपेंड किया, रेसिस्टेंस। ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड किया, लेंथ पे और एरिया पे। यानी जितना ही ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे वायर का उतना ही ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस आएगा, और जितना ही कम लेंथ करेंगे उतना ही कम रेसिस्टेंस आएगा। जितना ही ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना ही कम एरिया रखेंगे उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद और कुछ आगे लिखते हैं। अभी और यहाँ से बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रतिरोधकता के बारे में कुछ समझते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला ऐसा रेसिस्टिविटी बराबर क्या यहाँ से निकलेगा, R गुने एरिया इधर आ जाएगा अपॉन लेंथ यहाँ आ जाएगा बराबर रो आ जाएगा। ये रेसिस्टिविटी है। यहाँ से लिख लीजिएगा SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या होगा, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए R रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे एगो मीटर कटेगा, यानी फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ओम मीटर। लिख लीजिएगा SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक ना। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। और जितना भी देखिए बहुत जितना भी मटेरियल है, हर एक टाइप के मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। हर एक टाइप का मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग होता है। और आप लोगों को पता चला कि लेंथ एरिया पे क्या होता है, जितना ही ज़्यादा लंबाई रहेगा उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लिखते हो भी ये लेंथ पे किस तरह से बिहेव करता है रेसिस्टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लॉन्गर द वायर, ऐसे लिखते हैं लॉन्गर द वायर ग्रेटर द रेसिस्टेंस, लॉन्गर द वायर ग्रेटर द रेसिस्टेंस, ISTANC, ठीक ना। लॉन्गर द वायर ग्रेटर द रेसिस्टेंस, स्मॉलर द वायर स्मॉलर द रेसिस्टेंस। बात समझ में आया। एरिया पे क्या होगा, और एरिया में ध्यान रखना हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि ये वाला पार्ट, द थिकर द THICK यार, द थिकर द एरिया
एरिया कम रहेगा, द थिकर द एरिया, अगर एरिया कम रहेगा, थिक मतलब थीन, यानी द थिनर द एरिया, एरिया से क्या होता है एरिया, द थिनर द एरिया, एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। द थिकर द एरिया, एरिया मतलब थिकर मीन्स ज़्यादा है, थिकर मीन्स घना है, स्मॉलर द रेसिस्टेंस, हाँ ठीक है, वो स्मॉलर द रेसिस्टेंस। थिकर मीन्स घना होता है, थिनर मीन्स होता है पतला, अभी समझ में। हाँ, द थिकर द एरिया स्मॉलर द रेसिस्टेंस, ये भी लिख लीजिएगा। और टेम्परेचर पे क्या कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर, देखिए इंक्रीज द टेम्परेचर, मेटल के बारे में बता रहे हैं, सेमी कंडक्टर, सॉरी केवल और केवल कंडक्टर के बारे में बता रहे हैं, सेमी कंडक्टर का अलग नेचर होता है, ठीक ना। इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस, इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज, रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, ठीक ना, लिख लीजिए। इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, अगर अच्छा मटेरियल रहेगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों का पूरा था रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता। ध्यान रखिएगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। ये आप लोग को जब भी न्यूमेरिकल देगा ना, रेसिस्टिविटी वाला जब भी रेसिस्टेंस न्यूमेरिकल देगा तो रेसिस्टिविटी आप लोगों को मेंशन कर देगा कि इस ऑब्जेक्ट का या फिर ये जो मेटल है इस मेटल का रेसिस्टिविटी इतना है, ठीक है। यदि रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़ लिए तो एक हम लोग का इसका जस्ट उल्टा भी होता है, रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, समझे। रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, उसको भी देख लें, उसको भी देख ही लेते हैं। रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी। इतना सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इसको कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होता है। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है जस्ट रेसिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जस्ट रेसिस्टिविटी का अपोजिट होता है। कहीं कहीं कंडक्टिविटी को आप लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी वही है जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वही है जो रेसिस्टिविटी था, ठीक ना। तो दोनों सेम चीज़ है। तो देखिए कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस है जो रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ ए रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। लिखा हुआ द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखिए द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो कंडक्टर का जो इनवर्स होगा ना, जैसे द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो भी कंडक्टर उस कंडक्टर का इनवर्स, उस कंडक्टर का इनवर्स, उस कंडक्टर का इनवर्स क्या होता है, रेसिस्टेंस होगा। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बस हाँ ठीक है, गलत नहीं है डेफिनेशन, समझे। यानी ये जो कंडक्टेंस क्या है, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, समझे। कंडक्टेंस क्या होता है, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस का इनवर्स है ना। कंडक्टेंस बराबर 1 रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस बराबर 1 रेसिस्टेंस। अगर कंडक्टेंस का एसआई यूनिट निकालना चाहे तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या निकलेगा, DUCTANC। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या निकलेगा, देखिए ये पर ओम ऊपर चला जाएगा, OHM पर ओम, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
पर ओम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सीमेन लिखते हैं, ठीक ना। इसको अलग नाम हम लोग क्या देते हैं, SIEMEN, SIEMEN या सीमेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीमेन। और जस्ट इसका कंडक्टिविटी क्या आता है, द रेसिप्रोकल या द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, जिस मटेरियल का या जिस कंडक्टर का जितना रेसिस्टिविटी होता है उसी का इनवर्स क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। यानी यहाँ से ध्यान रखिएगा कंडक्टेंस बराबर 1 रेसिस्टेंस है ना, यानी जितना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा ना, जिस कंडक्टर का जितना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। बात सही है, ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो कंडक्टिविटी आएगा कहाँ से। जितना ही कम रेसिस्टेंस रहेगा बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, कम रेसिस्टेंस रहेगा आसानी से इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर 1 ये सिग्मा इसको बोलिए और ये रो बोलिए, ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर 1/रो, ठीक है ना। ये सिग्मा क्या है, ये हम लोग का है, ये है हम लोग का कंडक्टिविटी, DOCTIVITY कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। ये हम लोग का क्या है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, जैसे इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है तो ये रेसिस्टिविटी, SISTIVITY, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस CONDUCTANC बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर इसका SI यूनिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट देखिए तो ओम यानी पर ओम पर मीटर। अच्छा इसको ना देखिए OHM, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, देखिए ओम पर को हम लोग महो पढ़ते हैं, महो MHO महो, रखिएगा MHO महो, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, महो। और इसको देखिए पर ओम पर मीटर, पर ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर ओम को सीमेन लिख सकते हैं, यानी सीमेन पर मीटर इसको लिख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीमेन, SIEMEN सीमेन पर METER सीमेन पर मीटर, ये भी हम लोग डाल सकते हैं SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। आयो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो रेसिस्टेंस है ना, उस रेसिस्टेंस को अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस को हम लोग कंबाइंड करते हैं, रेसिस्टेंस को दो तरीका से हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं। कैसे कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, तो रेसिस्टेंस को दो तरीका से कंबाइंड कर सकते हैं। पहला हम लोग का है कंबाइंड करने का तरीका सीरीज में कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, या पहला सीरीज में कर सकते हैं, दूसरा हम लोग पैरेलल में कर सकते हैं। देखिए सीरीज मीन्स समानांतर और पैरेलल मीन्स सीरीज मीन्स श्रेणी और पैरेलल मीन्स समानांतर। इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को बताया थे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में कैसे करते थे हम लोग, कैपेसिटर में वो भी एक तरह का यही ना था, रेसिस्टेंस ही जनरेट करता था। तो कैपेसिटर में वो उसका काम अलग था। कैपेसिटर को हम लोग क्या करते थे, जब आपस में जोड़ते थे, पैरेलल में जोड़ते थे, तो जस्ट रेसिस्टेंस का जो सीरीज वाला होता था वो उसमें हो जाता था, यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस। कैपेसिटर में अगर पैरेलल का जो फॉर्मूला लगता है वो कैपेसिटर में सीरीज में लगेगा, और पैरेलल में जो सीरीज में लगता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में लगेगा। यही तो दोनों था कंडीशन। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस को ग्रुपिंग करेंगे, दो तरीका से ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहला सीरीज में डाल सकते हैं, दूसरा पैरेलल में डाल सकते हैं। तो सीरीज में डालेंगे तो क्या होगा, और फिर पैरेलल में डालेंगे तो क्या होगा। सीरीज में डालेंगे तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती है उसको देखेंगे, पैरेलल में डालेंगे तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेगी उसके बारे में भी हम लोग देखिए। देखते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस दो तरीका से ग्रुपिंग कर सकते हैं, पैरेलल, पहला पैरेलल कनेक्शन और दूसरा सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में ध्यान रखिएगा कि सबका छोर एक जगह और दूसरा छोर एक जगह लाके कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए प्लस शुरू प्लस रहेगा, दूसरा माइनस, तीसरका के क्या रहेगा प्लस फिर यानी माइनस।
फिर एक यानी क्या रहेगा प्लस यानी रहेगा माइनस, फिर इसका यानी क्या रहेगा प्लस, इसका यानी रहेगा माइनस, ऐसे काम होता है, ठीक ना। यानी एक का प्लस, देखिए एक का माइनस दूसरा का प्लस, एक का माइनस दूसरा का प्लस, इसमें क्या होगा सब प्लस एक जगह सब माइनस एक जगह, ये होता है, ठीक ना। और देखिए जब भी पैरेलल कनेक्शन आप जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ से, जब भी पैरेलल कनेक्शन आप जोड़िएगा तो जितना भी रेसिस्टेंस है, प्रत्येक रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होगा। यानी डिफरेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जितना भी रेसिस्टेंस है, सब रेसिस्टेंस यानी जितना भी है प्रतिरोधक, सब में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट CURRENT यानी सब में डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होगा। यानी इसमें I1 फ्लो हो जाएगा, इसमें I2 फ्लो होगा, इसमें I3 फ्लो होगा। और यानी टोटल अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 निकलेगा, ठीक है। पहला दूसरा और ध्यान रखना है कि जितना भी रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो सब में वोल्टेज सेम 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 फ्लो होता है। वोल्टेज सेम फ्लो इन ऑल रेसिस्टर लिखते हैं, ऑल रेसिस्टर, ठीक ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट फ्लो इन ऑल रेसिस्टर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होता है। यानी वोल्टेज क्या होगा सब में भी सेम सेम वोल्टेज आएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए तो निकालते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार चलते, देखिए इस फार्मूला के अनुसार I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, यानी I बराबर लिख सकते हैं हम लोग V बटा R। तो I बराबर हम लोग V बटा R यहाँ पे डाल सकते हैं, बराबर I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 यानी ये I1, देखिए I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, सब में तो वोल्टेज सेम सेम जाएगा, V बटा I1 मीन्स R1, V बटा R1 डाल सकते हैं। I2 में क्या लिख सकते हैं, V बटा R2 डाल सकते हैं, V बटा R3 डाल सकते हैं। अगर और रेसिस्टेंस रहेगा तो और डालेंगे, तो ऐसे ही हो जाएगा V बटा RN, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सब में भी कॉमन है, सबसे देखिए भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही भी खत्म होगा तो फाइनली क्या बचेगा, 1 अपॉन रेसिस्टेंस बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RN तक चला जाएगा। यही है टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला। जब भी हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, जब भी पैरेलल में रेसिस्टर को जोड़ेंगे तो अगर टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला से निकल जाएगा। नीचे दिख रहा है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहाँ पे 1 अपॉन R2 है प्लस 1 अपॉन R3 प्लस RN तक जाएगा। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि जो भी इसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो उससे हमेशा कम ही आएगा इसका फाइनल रेसिस्टेंस। इसका जो इक्विवेलेंट यानी फाइनल रेसिस्टेंस जो आता है वो इसमें से जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा ना उससे भी कम आएगा, यानी सबसे कम जो होगा ना उससे भी कम आएगा। सबसे कम रेसिस्टेंस इसमें आता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सीरीज में जो सबसे ज़्यादा है ना उससे भी ज़्यादा आता है रेसिस्टेंस, और इसमें जो सबसे कम रेसिस्टेंस है ना उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं यहाँ रेसिस्टेंस 5 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, तो यानी 1 ओम से भी कम आएगा, यानी 0.5 ओम के, मतलब जो भी होगा 1 ओम से भी कम आएगा फाइनल रेसिस्टेंस। यानी पैरेलल कनेक्शन जब भी होता है तो पैरेलल कनेक्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस पे लोड कम पड़ता है। जो यहाँ बैटरी जोड़े है ना, इस बैटरी पे लोड कम पड़ता है, यानी क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे कम जनरेट होता है, लेकिन जैसे सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस इसमें आ जाता है, और रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के चलते लोड ज़्यादा बढ़ जाता है बैटरी ये सब पे। इसीलिए घरों में देखिएगा, घर में जनरली पैरेलल कनेक्शन नहीं किया हुआ रहता, सीरीज कनेक्शन नहीं किया हुआ रहता। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी रेसिस्टर है सब में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होता है। वोल्टेज फ्लो डिफरेंट इन ईच रेसिस्टर। प्रत्येक रेसिस्टर में क्या होगा कि वोल्टेज डिफरेंट फ्लो होगा। यानी अगर फाइनल वोल्टेज निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn तक। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट, जितना भी रेसिस्टर है, सब रेसिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो इन एवरी
रेसिस्टर, ठीक ना। प्रत्येक रेसिस्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगा। जस्ट इसका उल्टा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट फ्लो होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होता है। इसमें सब में सेम वोल्टेज फ्लो होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज डिफरेंट फ्लो होता है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे देखिए V बराबर V1 प्लस V2 निकालिए, तो V बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं ना, यानी IR लिख दे रहे हैं बराबर V1 बराबर क्या लिखेंगे, सब में I सेम फ्लो हो रहा है, यानी I यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I सब में सेम फ्लो हो रहा है। और वोल्टेज खाली इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, इसमें V4, अलग अलग सब में वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से IR हो जाएगा, यानी V1 निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I सेम रहेगा, R1 डिफरेंट हो जाएगा, I सेम रहेगा, R2 डिफरेंट हो जाएगा, I सेम रहेगा, I3 डिफरेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, I सेम रहेगा और RN डिफरेंट हो जाएगा। देखिए I सब में सेम NA भी I सेम है, दोनों को I कॉमन लेके काटेंगे तो फाइनली रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN तक जाएगा। यानी इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस निकलता है, टोटल रेसिस्टेंस वो क्या रहता है, जितना भी रेसिस्टेंस जोड़ा हुआ है सब रेसिस्टेंस का अलजेब्रिक सम कर दीजिए, फाइनल रेसिस्टेंस तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक ना। इसमें यही ध्यान रखना, और इसमें ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा मान लेते हैं इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा। इसमें जो भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होगा ना उससे भी ज़्यादा निकलेगा फाइनल रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि सबका अलजेब्रिक सम है। इसमें क्या होता है, जो मिनिमम होता है ना उससे भी कम आता है फाइनल रेसिस्टेंस। तो घरों में जनरली यही यूज किया जाता है, पैरेलल, ठीक ना, पैरेलल। दोनों के बीच का सारे चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो बनाने आना चाहिए, समझे। अलग अलग तरीका का न्यूमेरिकल डालेगा, अलग अलग तरीका का न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, तभी फिर काम हो पाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, अलग अलग तरीका का सीरीज में जोड़ा हुआ है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो कैसे उसको हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, सब लोग नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में। जस्ट देखिएगा जो पिछले हम लोग चैप्टर पढ़े थे, पिछला चैप्टर क्या था हम लोग का, कैपेसिटर पढ़े थे। कैपेसिटर वाला जस्ट उल्टा होता है इसका, उस टाइम भी हम आप लोगों को बताए थे कैपेसिटर वाला में, यहाँ भी आप लोगों को हम बता दिए। अब इससे न्यूमेरिकल हम लोग कुछ करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और एक दो न्यूमेरिकल आप लोग को देते हैं, और आप लोग को बताना है कि उसका फाइनल आंसर क्या क्या होगा। सो देखिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं ना, न्यूमेरिकल यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे दो फिगर है आप लोगों के सामने, दोनों में देखते हैं रेसिस्टेंस ए और बी के बीच का। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ देखिए। इसमें सबसे पहले चेक करना होगा, देखना होगा कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज में है। सबसे पहले ये पकड़ने आना होगा, पकड़ा जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखिए, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, 2 क्वेश्चन है और लिखेंगे, 3-4 और देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें कौन कौन सा किधर है। सो देखिए इसमें सबसे पहले एक बार फिगर को एनालिसिस कीजिए। देखिए तो ये जो फिगर है यहाँ पे, ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में, तो ये तो काम बन जाएगा ये। और देखिए हमको निकालना ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस। सपोज कीजिए इस दोनों को धर के इसे करके हम सीधा कर दिए, धर के सीधा कर देंगे ना, तो देखिए ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, यानी ये वो टोटल रेसिस्टेंस देगा, और फिर ये वाला चीज़ वो पैरेलल में आ जाएगा, ऊपरे नीचे। और ये दोनों जैसे देखिए ये पैरेलल में आ जाएगा, और पैरेलल में आने के बाद जो भी यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा वो फिर ई वाला के साथ सीरीज में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ से धर के इसको पकड़ के इसे हम सीधा करते हैं, सीधा करेंगे तो ये किस तरह से दिख जाएगा। देखिए इस तरह से, ऐसे यहाँ एगो रेसिस्टेंस दिख जाएगा, फिर एगो रेसिस्टेंस ये दिखेगा, फिर एगो रेसिस्टेंस ये दिखेगा, और इसका ऊपरी रेसिस्टेंस एगो ऐसे दिखेगा। ये दोनों का रेसिस्टेंस ये 12 ओम है, ये इस तरह से दिखेगा यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ये है 6 ओम, ये है 8 ओम, और ये है 4 ओम, और यहाँ पे है ये है 6 ओम। तो देखिए यहाँ से रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस दोनों का रेसिस्टेंस निकालिए। यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं ए बी
इसको नाम दे दे रहे हैं सी डी, ठीक ना। तो पहले सी और डी का जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में, पहले इसका रेसिस्टेंस टोटल निकालते हैं। तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, यानी रेसिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, रेसिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा 8 और 4 12 ओम हो जाएगा। देखिए ये और ये 12 ओम हुआ। अब जैसे ये 12 ओम होगा तो ये पूरा एक आ जाएगा, एक तार बन जाएगा। अब उसका एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब इस 12 ओम का रेसिस्टेंस अब इसके साथ कनेक्ट करना होगा, यानी अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोगों का सीरीज में था, तो यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक ना। इसमें पकड़ना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में निकालते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम, देखिए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस पहले निकालना होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट, आर ई लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। कैलकुलेशन करते हैं, 12 आएगा, 6 दूनी की 12, ओ सॉरी 12 एकम 12, 6 दूनी की 12, 2 एकम 2, 2 और 1 3/12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो देखिए यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, आर इक्विवेलेंट 4 निकला। अब देखिए यानी इस पूरे सॉल्यूशन, इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग का इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है, पूरा सॉल्यूशन करने के बाद इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है 4 ओम। किसको, यहाँ से यहाँ तक सी से डी के बीच का। अब ये जब 4 ओम निकला तो ये तो पूरा सीरीज में आ जाएगा, पूरा सीरीज में आ जाएगा। 4 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, तो यानी ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 4, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये 6 ओम यहाँ पे लिखे ना, यहाँ 12 ओम दिया हुआ था, गड़बड़ तो हो गया। अच्छा इसके अनुसार अगर 6 ओम रहता तो 6 ओम के अनुसार ये आता, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 4 हो जाता, और ये 6 और 4 क्या हो जाता, 6 और 4 टोटल 10 हो जाता। इसके अनुसार जो ये फिगर बना, यहाँ 12 ओम दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे लिख दिए 6 ओम। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से अगर हम लोग अगर टोटल आर रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इस फिगर के अनुसार बात कर रहे हैं, टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 6 ओम यहाँ पे है, 6 ओम प्लस इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद कितना रहा 4 ओम, यानी 6 और 4 10 ओम, फाइनल आंसर हो जाता। ये था इस फिगर के अनुसार, लेकिन यहाँ पे 12 ओम दिया हुआ था तो 12 ओम लेकर हम बनाते हैं, 12 ओम लेकर बनाते हैं, यानी यहाँ पे 12 ओम होगा। कैसे हो गया 12 ओम, देखिए 8 और 4 12 हो गया यहाँ पे। अब रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 12 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1/1 2, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/12, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बराबर 6 हो जाएगा। तो ये इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद 6 और 6 ओम इधर है, तो रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर 6 ओम प्लस 6 ओम बराबर 12 ओम। ये फाइनल आंसर हो गया। ये फिगर इसका टोटल रेसिस्टेंस निकला। इसका दिखाइए, देखिए तो इसका निकाल कर देखिए, इसका क्या निकलेगा टोटल रेसिस्टेंस, ये हो गया। अब इसमें घुसते हैं, अब इसको थोड़ा हम मिटाते हैं इधर, उसको देखिए उसको कैसे बनाइएगा, दिख रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा है। देखिए हम लोग को ये ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट निकाल देंगे। और जैसे ही पैरेलल में आ जाएगा तो इसके साथ सीरीज में ये कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ये वाला पूरा निकल जाएगा यहाँ के बीच का पूरा रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस के साथ ही 5 ओम क्या है, देखिए टोटल रेसिस्टेंस के साथ 5 ओम फिर पैरेलल में आ जाएगा।
और इस पैरेलल का फाइनल रेसिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो फिर ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा और सब कनेक्ट हो जाएगा आपस, ठीक ना। सॉल्यूशन करने आना होगा, इसमें देखिए दिमाग लगाना होगा तभी काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए पहले इस दोनों के बीच का रेसिस्टेंस निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। रेसिस्टेंस बिटवीन 3 ओम एंड 6 ओम लिख दीजिएगा बगल में, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक ना, जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर 1/3 प्लस 1/6, यहाँ से एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा ना, 3 दूनी की 6 और 6 कम 6 यानी 2 और 1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6 बराबर 1/2। तो यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। तो देखिए इसको सॉल्यूशन किए तो 2 ओम निकला। अब देखिए ये 2 ओम और ये 18 ओम दोनों सीरीज में आ जाएगा। अब फिर अगेन करते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन करना ही होगा। अगेन 2 ओम एंड 18 ओम आर इन सीरीज कनेक्शन। और फिर जैसे ही इसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा तब ये इसके साथ सीरीज में बना देगा। तो फाइनली क्या निकलेगा, 2 ओम प्लस 18 ओम बराबर 18 और 2 20 ओम। यहाँ तक हो गया, 20 ओम तक। बीस ओम तक हो गया। अब देखिए जैसे ही ये हो गया काम, ये हो गया, यानी ये टोटल देखिए ये टोटल 20 ओम हो गया। इसके नीचे क्या है 5 ओम, यानी 20 ओम और ये 5 ओम दोनों क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा पैरेलल में। फिर अगेन लिखते हैं, अगेन 20 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल, ठीक ना। तो इसका टोटल रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, 1/20 प्लस 1/5, एलसीएम 20, 20 एकम 20, 5 का 20, 4 एकम 4, 4 और 1 5/20, 5 एकम 5, 5 का 20, यानी यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, 4 ओम। आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम। यानी देखिए अब कहने का मतलब ये कि पूरा कनेक्शन को देखिए, ये पूरे को जब हम लोग ये कैलकुलेशन किए, पूरे को कैलकुलेशन किए तो हमको क्या निकला, 4 ओम। अब निकालते हैं क्या, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पूरे का 4 ओम प्लस ये 8 ओम। अब तो सीरीज में आ गया। अब तो दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 8 और 4 12 ओम के पास, यानी नीचे दिख रहा है, बगल में लिखते हैं। टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन, टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 ओम प्लस में ये पूरे का कैलकुलेशन 4 ओम आया और प्लस में ये 8 ओम था, 8 ओम यानी 8 4 12 ओम। यही टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा बिटवीन ए एंड बी के। देख लीजिए, ठीक है, हो गया यहाँ तक। और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, मिटाते हैं। देखिए ये दोनों फिगर है, ये दोनों फिगर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, अलग अलग तरीका का रहेगा क्वेश्चन, अलग अलग शेप में रहेगा, मिटाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन में ना बस खाली थोड़ा सा जियोमेट्री को समझिए, जियोमेट्री को खोल उल के देखिए तो फिर क्या उसके अंदर दिखेगा ना वो पता चलेगा। तो पहले थोड़ा सा देखना होगा, जियोमेट्री को समझना होगा किस तरह से जियोमेट्री दिया हुआ, और इसके बाद थोड़ा सा मतलब कि एक मिनट समय दीजिए ना, फिगर के ऊपर 1 मिनट समय दीजिए, इसके बाद काम बन जाएगा। 1 मिनट समय दीजिएगा फिर काम बन जाएगा। एक वो देते हैं, देखिए इस तरह का रेसिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 3
1 2 3 4 5 फिर ऐसे, समझे? इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, और इसी में से अब हम लोगों को सब डाटा देगा। देखिए दो अलग अलग फिगर है और दोनों के रेसिस्टेंस हम लोग से पूछ रहा है। एक फिगर ये है, ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ पे भी ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। इसमें सब जितना भी रेसिस्टर लगा हुआ है सब एक ओम का है, इसमें सबका दिया हुआ है। ये 3 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से निकालते हैं टोटल रेसिस्टेंस। देखिए टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले इस फिगर में काम करते हैं। इस फिगर में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए इस पॉइंट को धरिए। सबसे शुरू हम लोग कहाँ कहाँ निकालेंगे, ए ई एफ में, इन ए ई एफ में। देखिए ए ई एफ में हम लोग इधर से चलते हैं ना, इधर से। यहाँ पे देखिए ये जो 3 ओम और ये जो 3 ओम है, ये दोनों क्या है, इस दोनों को हम लोगों को लेना होगा सीरीज में। हाँ, ये दोनों को हम लोगों को लेना होगा सीरीज में, और फिर इसको लेना होगा पैरेलल में। इस दोनों का ये पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच का हम लोग निकालेंगे। देखिए इस दोनों के बीच को अगर हम लोग निकालेंगे रेसिस्टेंस, तो 3 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा, 6 ओम, और इस 6 ओम के साथ ये पैरेलल में आ जाएगा। तो फिर फाइनली हम लोग को क्या निकलेगा यहाँ से रेसिस्टेंस, यहाँ से रेसिस्टेंस निकलेगा 3 और 3 6, यानी 1, और फिर 3 और 3 6, ये तो सीरीज में आ जाएगा और फिर ये पैरेलल में आ जाएगा। तो देखिएगा 1/6 प्लस में 1/6, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 2, यानी 2 कम 2 2 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 ओम। देखिए इस दोनों को, यानी इस तीनों को हम लोग जब ये किए रेसिस्टेंस निकाले, तो यहाँ से हम लोग का 3 ओम निकला। अब ये 3 ओम कहाँ आ जाएगा, 3 ओम यहाँ आ जाएगा, फाइनल इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम। अब देखिए ये बन जाएगा, जब 3 ओम ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 3 ओम 6 ओम की जगह। अब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं करते, 6 ओम है, इसको रहने देते। नेक्स्ट फिगर बना दें। अच्छा आप लोग समझिए ऐसे ही। अब ये वाला हम लोगों का क्या, क्योंकि ये 3 ओम और ये 6 ओम, सबका तो कैलकुलेशन कर दिया, बचा इसका टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम। अब इस 3 ओम को, अब ये देखिए ये 3 ओम, यहाँ जो 3 ओम है, अब इस 3 ओम के साथ फिर से सीरीज में आएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और फिर इस 6 के साथ पैरेलल में आएगा, यानी फिर यहाँ से क्या हम लोगों को निकलेगा, फिर यहाँ से हम लोगों को निकलेगा 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, 6 और 6, फिर से वही निकलेगा। इन ट्रायंगल किस में, ए ई डी में, ए इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ए ई डी में, ए ई डी में कहाँ जाएगा, देखिए ये 3 और ये 3 6, यानी यहाँ से टोटल इक्विवेलेंट 6, प्लस में ये वाला देगा हम लोग का 6, फाइनली फिर से वही लग रहा है 6, 2 कम 2 2 3 4, फिर से यहाँ से 3 ओम आ जाएगा। देखिए अब कहाँ थे, यहाँ और यहाँ। अब देखिए अब ये वाला में टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब 3 और ये 3 फिर से 6 देगा, फिर यहाँ पे 6 ही मिलने वाला है। गड़बड़ तो नहीं होगा, देखते इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में, तो ए डी सी देखिए ये वाला हम लोग का रेसिस्टेंस 3 ओम दिया टोटल रेसिस्टेंस, ये 3 और 3 6, फिर इस 6 के साथ काम करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/6, फाइनली क्या निकलेगा 6, जो कम 2 2 3 4, फिर से यहाँ आ जाएगा 3 ओम का रेसिस्टेंस। तो देखिए कहाँ तक पहुँचे थे, ए डी सी में, ए डी सी, यानी ये कैलकुलेशन किए तो 3 आया था। अच्छा ए डी सी में यहाँ पे 3 ओम आया था, 3 ओम ये आया, 3 और 3 6 से कैलकुलेशन किया, फिर से 3 आया। अब भी आते हैं इन कहाँ पे, ए सी बी में, इन ए सी बी, और ए सी बी में हम लोग ए और बी के बीच का डायरेक्ट रेसिस्टेंस निकाल देंगे। तो ए और बी के, इन ए सी बी में रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3 ओम है ये है, और ये वाला ए सी वाला रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो ये यहाँ से ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, ये दोनों सीरीज में आ जाता है, तो ये दोनों सीरीज में, यानी ये 3 और ये 3 3 3 6, और फिर ये पैरेलल में आ जाएगा, यानी डिस्टेंस रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी 1/6, 3 और 3 6 प्लस 1/3। यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि ये पैरेलल में आ जाएगा ना, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा,
6 एकम 6, 3 दूनी की 6 यानी 2 और 1 3, 6 3 एकम 3 3 6 यानी बराबर 2 ओम का फाइनल रेसिस्टेंस आएगा ए एंड बी के बीच का रेसिस्टेंस। समझे? ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस 2 ओम आएगा। आया आप लोग का? अब बचा अब ये वाला, अब इसको कैसे करिएगा? ये तो यहाँ तक हो गया काम। यहाँ पे ऐसे ही करना है कि ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा, इक्विवेलेंट निकालिए, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा, इक्विवेलेंट निकालिए, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा, इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा, इक्विवेलेंट फाइनली 2 ओम तक पहुँचे। इसमें देखिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम सब में 1 1 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का, तो सबसे पहले इसका निकाल। देखिए तो इसको धर के खींचेंगे ना तो ये सब सीरीज में आ जाएगा ना, इसको धर के खींचेंगे ना जोर से तो ये सब दब जाएगा, तो फिर काम क्या हो जाएगा? देखिए पहले इस दोनों को निकाल देते हैं यहाँ से रेसिस्टेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, फिर सीरीज में आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। देखने में खाली लग रहा है ऐसा, देखिए ये दोनों क्या है सीरीज में, यानी 1 और 1 2, फिर यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज में 1 और 1 2, तो और फिर सीरीज के बाद ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, तो यहाँ से रेसिस्टेंस क्या निकलेगा? रेसिस्टेंस पहले इसके बीच का निकालते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं AD, रेसिस्टेंस बिटवीन AD, यानी यहाँ पे 1/1 रेसिस्टेंस बराबर 1/2 + 1। ये तो हाफ आ गया, हाफ कितना होता है 1, यानी यहाँ से फाइनली रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये 1 ओम रेसिस्टेंस दे रहा है, 1 ओम ये भी रेसिस्टेंस देगा, 1 ओम ये भी रेसिस्टेंस देगा, 1 ओम ये भी देगा, और ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस डायरेक्ट कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी फाइनली 4 ओम। आंसर यहाँ से बन जाएगा। समझे? यही है हम लोगों का टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सीरीज में और पैरेलल में कैसे कैसे दिया हुआ रहेगा उसको समझ के और फिर बनाना रहता है। ठीक है? और अनदर और अलग अलग तरीका का यहाँ से फिगर बना देता है, अलग अलग तरीका का फिगर जने तने घुसा देगा, तो वहाँ पे पकड़ना होगा कि कने कौन सीरीज में कने कौन पैरेलल में है, ये वहाँ पे देखना होगा, तब जाकर उसको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है? फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे और देखते हैं।